सुबह होते होते मोहल्ले में खबर फैल गई थी कि कोने के मकान में रहने वाले महेश कुमार संसार छोड़कर चले गए। सभी हैरान थे। सुबह से ही उनके घर से रोने की आवाजें आ रही थी। पड़ोस में रहने वाले उनके हम उम्र दोस्त बहुत दुखी थे। वास्तव में वे मन से भयभीत थे। उम्र के इस पड़ाव में जैसे तैसे दिन कट रहे थे। सब दोस्तों की मंडली महेश कुमार के आंगन में सुबह शाम जमती थी। महेश कुमार को चलने फिरने में दिक्कत थी, इसलिए सब दोस्त यार उनके यहाँ ही एकत्रित हो जाते और फिर कभी कोई ताश की बाजी चलती तो कभी लूडो खेला जाता। महेश कुमार की आवाज में खासा रौब था, ऊपर से जिंदादिली ऐसी कि रोते हुए को वे हंसा देते। सुधीर साहब तो यह खबर सुनकर सन रह गए। बिल्कुल बगल वाला घर उनका ही था, इसलिए सबसे पहले खबर उन्हें ही मिली। सुधीर साहब अपनी पत्नी के साथ अकेले रहते थे। उनके दोनों बेटे विदेश में सेटल थे। कभी कभी मौत का ध्यान कर वे डर जाया करते थे कि अगर वे पहले चले गए तो उनकी पत्नी अकेली रह जाएगी। तब उनकी भोली पत्नी कैसे पेंशन और बैंक आदि के काम कर पाएगी। दोनों बेटे अपनी अपनी नौकरी में इतने मस्त थे कि वे कभी एक सप्ते से ज़्यादा इंडिया आए ही नहीं। सुधीर साहब काफ़ी ईमानदार व मिलनसार व्यक्ति थे। वे महेश कुमार से 2-3 साल बड़े थे। उन्हें मन ही मन काफ़ी विश्वास था कि आगे उन्हें कुछ होगा तो वे उनकी पत्नी की ज़रूर मदद कर देंगे। लेकिन महेश कुमार की अचानक मौत की खबर ने उनकी चिंता बढ़ा दी थी। चाय का ठेला लगाने वाला रामू सुबह उनके घर आकर खबर पक्की कर गया था। वह सुबह सुबह कर रो रहा था। महेश कुमार अक्सर उसे छेड़ा करते थे। उसकी शादी नहीं हुई थी, पर अपना घर बसाने का उसके मन में बहुत चाव था। वह एक गांव का रहने वाला था। उसके माता-पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसे विधवा मौसी ने पाला था। फिर वह भी बीमार होकर ऊपर वाले को प्यारी हो गई। उसका मन संसार से विरक्त हो गया था। वह घर-बार छोड़कर इधर-उधर घूमता रहा। एक दिन सुधीर साहब को ट्रेन में मिला था। उसके बारे में जानकर वह उसे समझा बुझा कर साथ ले आए थे। उन्होंने अपनी मंडली की मदद से उसको चाय का ठेला लगवा दिया था। दिन भर उसके ठेले पर अच्छा जमघट लगा रहता। उसकी मीठी बोली का रस लोगों के दिलों तक पहुंच जाता था और सब उसके कायल हो जाते थे। सारा दिन मंडली का चाय नाश्ता उसकी जिम्मेदारी थी। वे लोग भी उसका खूब ख्याल रखते। कभी उसको बड़ा ऑर्डर मिल जाता तो वे सब उसकी मदद करने बैठ जाते। उनसे उसका कुछ बंधा हुआ नहीं था। जब जिसका मन होता वह उसे पकड़ा देता और उसने भी उनके साथ कुछ हिसाब किताब नहीं रखा था। रामू के लिए वे सभी लोग खून से बड़े रिश्ते वाले थे। उन लोगों के दिए प्यार और अपनेपन ने उसके सूक्ष्म मन में हरियाली भर दी। आज महेश कुमार के जाते ही उसको लगा कि उसका अपना उसे छोड़कर चला गया। उनकी मंडली के मेहता साहब को भी जब से खबर मिली थी तब से वे भी काफी उदास थे। मन ही मन सोच रहे थे कि उन सब का घोंसला टूट गया। दिल चाह रहा था कि दौड़कर महेश कुमार के घर पहुंच जाए, पर पाँव थे कि साथ ही नहीं दे रहे थे। शायद मन ही मन अपना भविष्य वे महेश कुमार में देखकर डर रहे थे। उनके बेटे ने जब से यह खबर सुनाई थी वे सोच में डूबे थे। पता नहीं जिंदगी का मोह था या सच्चाई से सामना करने का डर जो उन्हें अपने जिगरी यार के घर जाने से रोक रहा था। उनके कानों में महेश कुमार के जोरदार ठहाकों की आवाज गूंज रही थी। कल शाम ही लूडो खेलते हुए वे जब बाजी जीत गए तो बोले थे, मुझसे कोई नहीं जीत सकता। सरदार बहादुर का भी यही हाल था। वे महेश कुमार के घर सुबह ही पहुंच गए थे। उनकी बॉडी के पास बैठे वे पथराई से हो गए थे। परिवार के रोने की आवाजें रह रहकर उनके कानों में गूंज रही थी। पापा जी की तस्वीर में से अच्छी सी तस्वीर निकालो, बेटे को खबर कर दी। अच्छा दोपहर तक पहुंचेगा। बेटी आ गई। अचानक रोने की आवाज तेज हो गई। उनके भाई बहन पहुंच गए थे। सरदार बहादुर को मालूम था कि महेश कुमार के अपने भाई से रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे, पर अंतिम यात्रा में सबको शामिल होना था। बहादुर अपने ही विचारों में खो गए। उनका एक ही बेटा था। अपना सब कुछ लगाकर उन्हें पढ़ाया लिखाया। अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। डॉलरों में तनख्वाह मिलती थी। खूब पैसा भेजता था। शुरू में तो हमेशा कहता था कुछ साल का अनुभव लेने के बाद वापिस आ जाएगा, तब अपने देश में उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। धीरे धीरे उसे अपने भविष्य के आगे बेटे का भविष्य दिखाई देने लगा। बहादुर पत्नी के साथ अपने पुश्तैनी मकान में रह गए और फिर एक दिन पत्नी भी छोड़कर चली गई। अब तो ये यार दोस्त की मंडली ही उनके लिए सब कुछ थी। आज उनमें भी एक विकेट गिर गया। महेश कुमार के घर से बाहर आकर उनका दिल बहुत भावुक हो गया। उन्होंने बेटे को फोन मिलाया। क्या हुआ पापा जी, सब ठीक है ना?
उसकी आवाज़ की घबराहट सुनकर बहादुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वहाँ इस समय मध्य रात्रि थी। अपनी भावनाओं को नियंत्रण करते हुए बोले, हाँ पुत्र, सब ठीक है। रात को बुरा सपना आया था, सो तुम सबकी खैरियत जानने के लिए फ़ोन किया था। टाइम का ख्याल ही दिमाग से निकल गया। बेटे के दिल तक पिता की व्याकुलता पहुंच चुकी थी। उसने धीरे से कहा, पापा जी, क्या हुआ है? मेरा यार महेश हमें छोड़कर चला गया। कहते कहते वे बच्चों की तरह बिलख कर रोने लगे। बेटे ने कई तरह से उनको दिलासा दिया और जल्दी ही आने का वादा करके उन्हें शांत किया। इधर बनवारी बाबू का भी घर पर यही हाल था। जब से महेश कुमार की मौत का उन्हें पता चला, तब से वे न जाने कितनी बार टॉयलेट जाकर आए थे। वे शुरू से कम बोलते थे, पर मितभाषी होने पर भी कुदरत ने इमोशनल उनको भी कम नहीं दिए थे। वे अच्छे सरकारी ओहदे से रिटायर थे। बहुत से लोगों से उनकी जान पहचान थी, परंतु रिटायरमेंट के बाद संयोग से जिस भी दोस्त को फ़ोन किया तो पता चला कि वह इस लोक को छोड़ गया। तब से उनके मन में वहम हो गया, इसलिए उन्होंने फ़ोन करना ही छोड़ दिया। सब उनका मजाक उड़ाते कि उनके फ़ोन करने और न करने से कुछ बदलने वाला नहीं है, पर वे मुस्कुराकर कहते, फ़ोन न करने से मेरे मोबाइल में उनका नंबर बना रहता और दिल को तसल्ली रहती है कि मेरे पास अभी भी इतने सारे दोस्त हैं। उनकी पत्नी कब से पैरों में चप्पल डाले तैयार खड़ी थी, पर बनवारी बाबू के पेट में बार बार मरोड़े उठने लगे थे। आखिर हिम्मत करके वे अपने यार के अंतिम दर्शन के लिए निकल पड़े। गोपाल साहब इन सब से कुछ विपरीत थे। वे सुबह ही महेश कुमार के घर पर आकर पूरा इंतजाम संभाल रहे थे। शादी ब्याह हो या किसी का मरना, वे इसी तरह अपनी फ्री सेवा प्रदान करते हैं। किसी के बिना कुछ कहे सब इंतजाम वे अपने से कर लेते थे। फिर महेश तो उनका यार था, इसमें कैसे वे पीछे रह जाते। बाहर तंबू लगवाते। वे सोच रहे थे कि बाकी दोस्त कहाँ रह गए। सबकी मनोदशा का उनको कुछ कुछ अंदाजा था। रामू वहाँ पहले से पहुंचा हुआ था। घर के बाहर लगे लेटर बॉक्स से पानी का बिल हाथ में लिए आया और फुट फुट कर रोने लगा। हर बार साहब मुझे पहले जाकर बिल भरने की हिदायत देते थे और सबके बिल इकट्ठे करके देते थे। अब मुझे कौन? गोपाल साहब ने उसे अपने कंधों से लगा लिया और उसे चुप कराने लगे। रामू सबका दुलारा था। पानी का बिल हो या किसी बीमार रिश्तेदार को देखने जाना हो, सबका यह मुंह बोला बेटा हमेशा उसके साथ जाता था। वह कब उनके दुख सुख का साथी बन गया था, यह किसी को नहीं पता था। दोपहर तक महेश कुमार का बेटा परिवार सहित आ गया। सभी रिश्तेदार भी धीरे धीरे जमने शुरू हो गए। महेश कुमार की मंत्र मंडली भी उनके घर के आगे जमा हो गई। आती भी कैसे नहीं, यार को अंतिम यात्रा में कंधा देना था। अर्थी के उठाते ही एक बार फिर रुदन का स्वर ऊंचा हो गया। मोहल्ले के कोने में खड़ा रामू चाय वाले की आंखें नम हो आई थी। इस मित्र मंडली की वजह से उसका मनोरंजन होता रहता था, वरना आजकल तो सब लोग घर में ही घुसे रहते हैं। कोई किसी से बात करने को राजी ही नहीं है। शाम होते होते सब कुछ खत्म हो गया। जिस आदमी के ठहाकों से पूरी गली गूंजती थी, वहां आज मातम छाया था। सब अपने घरों में जाकर दुबक गए। गोपाल साहब ने हिम्मत की और महेश कुमार के घर के आंगन में पहुंच गए। घर परिवार के लोग अंदर थे। बाहर मित्र मंडली की कुर्सियां तितर बितर थी। धीरे धीरे उन्होंने कुर्सियों को सहेजना शुरू किया और बड़े जतन से उसे सटाने लगे। वे बीच में कोई जगह खाली नहीं छोड़ना चाहते थे। शायद ऐसा करने से तथाकथित यमराज उन दोस्तों तक न पहुंच पाए। बाहर हलचल की आवाज़ सुनकर महेश कुमार का बेटा बाहर आ गया। उन्हें कुर्सी लगाते देखकर बोला, अंकल कोई आने वाला है? हाँ बेटा, हम सब की मजलिस का समय हो गया है। कहते कहते फफक कर रोने लगे। उन्हें किसी तरह चुप करवाकर महेश कुमार का बेटा उन्हें उनके घर छोड़कर आया। 3-4 दिनों में ही सब क्रियाकर्मों के साथ उसने सामान का निपटारा शुरू कर दिया। सब सामान पुराना था, इसलिए बेहतर यही समझा गया कि आस पड़ोस वालों को या गरीबों को दे दिया जाए। महेश कुमार की मित्र मंडली का मन था कि सभी कुर्सियां वह ज्यों की त्यों छोड़ दे, पर संकुचाहट की वजह से प्रकट में कोई नहीं बोला। शायद दोबारा अपनी मंडली को एक साथ एकत्रित करने का साहस बटोर रहे थे। चौथे के अगले दिन उन्हें पता चला कि सब सामान इधर उधर देकर मकान का भी सौदा हो गया है। मानवीय संवेदनाओं को दरकिनार कर व्यवहारिक होने में अब कम ही समय है। नम आंखों के साथ महेश कुमार का बेटा सबसे विदाई लेकर चला गया। उसके जाते ही सारे दोस्त अपने
अपने घरों से निकल आए, जैसे उसके जाने का इंतजार कर रहे हो। महेश कुमार के घर के बाहर एक कोने में टेंट वालों की दरी अभी भी पड़ी थी। चुपचाप सारे दोस्त असहज होकर भी उसी दरी पर बैठने की कोशिश करने लगे। उम्र की इस मोड़ पर चौकड़ी मारकर बैठना मुश्किल था। सब निशब्द थे, पर उनके मौन में भी एक प्रश्न था कि कल से कहाँ बैठने का इंतजाम करना है। मोहल्ले के कोने में खड़ा चाय वाला रामू अचानक से हाथ जोड़ उनके सामने आकर खड़ा हो गया। साहब, महेश कुमार के बेटे ने सारी कुर्सियां मुझे दे दी है। आप सबसे विनती है कि आप चलकर मेरी दुकान पर बैठे। आप सब है तो इस मोहल्ले में रौनक है, वरना आजकल कौन किसी से बात करता है। कुछ ही देर में चाय वाले के यहाँ उन सब का नया घोंसला तैयार था और वे सब बैठे लूडो खेलने की तैयारी में लगे थे। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब